नीतीश कुमार जी के घोषणा के अनुसार हमें लगता है और देश की लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी को कमान, छिड़ा घमासान। भविष्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही है। इंतजार कर रहे हैं हम लोग। ताजपोशी के लिए आरजेडी की तेज बेसब्री। बिहार की भविष्य की लड़ाई इंतजार है इसका, और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। आरजेडी ने फरमाया, जेडीयू ने ठुकराया। सिंह को क्यों गुस्सा आया? अरे छोड़िए ना, आपको जिसे पूछना है पूछिए। यहाँ हम आते हैं पार्टी। मौकाए भविष्य के भंवर में फंसेगी सियासत। नीतीश जी के स्वभाव में धोखा देना उनका स्वभाव। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? साथ की सियासत का क्या है राज? लेते हैं। नीतीश कुमार 2024 चुनाव के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए मिशन मोड में हैं, लेकिन 2024 से पहले 2023 में ही जगदानंद सिंह ने कर दिया था। जगदानंद सिंह के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में घमासान छिड़ गया। चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेजस्वी की ताजपोशी का साल तक तय कर दिया। ये भी बता दिया कि पूरा बिहार तेजस्वी के लिए बेसब्र है। दो 2022 बीतने के बाद 2023 में और देश की लड़ाई ने बस इतना ही पूछा था कि 2023 में तेजस्वी की ताजपोशी वाले जगदानंद सिंह के बयान में कितना दम है, जिस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के जो जज्बात सामने आए उसे जवाब नहीं बल्कि कहते हैं। पार्टी का काम कर रहे हैं, बाकी प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए। प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए। लाजू सुशील मोदी ने नीतीश को लेकर एक और भविष्यवाणी कर दी तो शाहनवाज हुसैन इतने सियासी शोर में भी नीतीश जी और तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देंगे, लेकिन देखिए नीतीश जी के स्वभाव 30 दिसंबर है या उससे पहले है या बाद में, ये तो उनको तय करना है। लेकिन जगता बाबू के बयान पर बड़ी खामोशी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतनी खामोशी क्यों है? बिहार की वर्तमान सरकार का कार्यकाल 2025 तक है। ऐसे में सवाल है कि तेजस्वी को लेकर आरजेडी का कोई नया प्लान है या फिर यूं ही सियासत में घमासान है। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है और उसके नेता हैं मुख्यमंत्री। आरजेडी सदन में सबसे बड़ी पार्टी और तेजस्वी डिप्टी सीएम है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक दूसरे के लिए राजनीति कर रहे हैं। 2024 के लिए नीतीश कुमार की नजर दिल्ली पर है। नीतीश को 2024 के लिए पीएम उम्मीदवार बताया जा रहा है। पिछले 15 दिन में नीतीश 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, 10 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, खुद कह चुके हैं उन्हें तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। तो जाहिर है नीतीश दिल्ली जाएंगे तो बिहार की कुर्सी तेजस्वी संभालेंगे। यहां सवाल यह है कि क्या लालू नीतीश की सियासत के पीछे तय फार्मूला है या फिर आरजेडी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रही है? पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, फिर भाई वीरेंद्र ने कहा। आरजेडी नेताओं के बयान पर जवाब देने में जेडीयू नेताओं के पसीने छूट गए। बिहार में सबसे ज्यादा नौजवान है और सबके पसंदीदा तेजस्वी प्रसाद यादव है। इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। ऐसे बयानों को नोटिस नहीं लेते।
9 अगस्त को बिहार की सियासत में चाचा भतीजे का मिलन हुआ। 10 अगस्त को चाचा सीएम और भतीजा डिप्टी सीएम बन गया। लगा जैसे बिछड़ा हुआ सियासी परिवार बिहार में विकास की बयार बहाने के लिए एक हुआ है। लेकिन 1.5 महीने में ही विकास के बीच सीएम की कुर्सी आ गई। तो देश इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। भतीजे की पार्टी ने चाचा को पहले आश्रम जाने की सलाह दी। 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ जाएंगे। फिर केंद्र की राजनीति करने का सपना दिखाया। तो देश इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। और आखिरकार भतीजे के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया जाने लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको ताजपोशी करेंगे और वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, खुद वो ताजपोशी करेंगे। आरजेडी नेता बार बार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 से पहले तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपकर केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। आरजेडी नेताओं की ये बात जेडीयू नेताओं को हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत जैसा लग रहा है। उनका बयान किसी बुजुर्ग पिता के उस एक्शन की तरह है जो किसी भय आशंका के कारण जल्दी जल्दी में अपना बेटा या अपनी बेटी की शादी को निपट लेना चाहता है। ऐसा कहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, हम लोगों की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी के लिए आरजेडी नेताओं की फील्डिंग जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को इतनी नागवार गुजरी कि वो मीडिया कर्मियों से ही झल्ला पड़े, जबकि प्रदेश अध्यक्ष से जवाब देते नहीं बना। अरे छोड़िए ना, आपको जिसे पूछना है पूछिए। यहाँ हम आते हैं पार्टी दफ्तर बाइट देने के लिए, हम अपना पार्टी का काम कर रहे हैं। बाकी प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए, प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं वही ऐसे बयानों को नोटिस नहीं लेते। सवाल है कि क्या एनडीए से अलग होते समय जेडीयू और आरजेडी के बीच सीएम पद को लेकर कोई अंदरूनी समझौता हुआ था? अगर नहीं तो फिर आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर तेजस्वी को सीएम बनाने का इतना दबाव क्यों? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबर को समझते हैं। दरअसल तेजस्वी के सीएम बनने की चर्चा धीरे धीरे तेज हो रही है। सीएम बनाने की बात हवा इसकी जो है वो आरजेडी की तरफ से आ रही है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि तेजस्वी की ताजपोशी तय है। शिवानंद तिवारी ने आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तेजस्वी के सीएम बनने की बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार को आश्रम चले जाना चाहिए और इसके बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी स्पष्ट कहा है कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और केंद्र की राजनीति नीतीश कुमार करेंगे। 9 अगस्त को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं कि बात सीएम पद की होने लगी। तो जाहिर है कि सियासत में बयानों और उसकी टाइमिंग के बड़े मायने होते हैं। हालांकि इन सब कयासों पर खुद तेजस्वी ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोई लालसा ही नहीं है कुछ बनने की। बढ़ते हैं आगे। कयासबाजी बयानबाजी पर इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। सीएम बनने की इच्छा या फिर जल्दबाजी नहीं है, यह तेजस्वी यादव ने कहा। लोगों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। हमने बिहार से बीजेपी को हटाया, अब केंद्र से बीजेपी को हटाने का समय है। हमारी सरकार जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही है और कुछ बयान इधर से उधर आते रहते हैं। इस सारे बयानों से लोगों को बचना चाहिए। हमारी कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा बस एकमात्र लक्ष्य था कि भाजपा को और आरएसएस को हम लोग गद्दी से कैसे हटाने का काम करें। बिहार की धरती से हम लोगों ने हटाया, अब देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से हम लोगों को हटाना है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो है चल रही है, बखूबी ढंग से चल रही है। किसी बात की हड़बड़ी नहीं है, कोई लालसा नहीं है, तो औरों को भी इस तरह के बयान से बचना चाहिए। हालांकि जो चाहने वाले लोग होते हैं, समर्थक होते हैं, इस तरह का बयान जो है वो बोलते रहते हैं।
चलिए बात बिहार पुलिस के नए कारनामे की करते हैं। गुरुवार को हमने आपको बिहटा में गैंग्स ऑफ बालू माफिया दिखाया था और इसके बाद पुलिस पर हजारों सवाल खड़े हुए थे। मुस्तैदी का दावा करने वाली पटना पुलिस का एक और कारनामा सामने आया। क्या है वो कारनामा, आप भी देखिए। गुरुवार को जब डीजीपी बिहार में निवेशकों को बिजनेस का मॉडल समझा रहे थे, तो आज की जो स्थिति है उसके अंदर हमारे टोटल संज्ञेय अपराध हो, हमारे जो हत्या का अपराध हो, हमारा जो आपस में झगड़े झंझट के जितने भी अपराध हैं, इसमें रैंक जो है हमारे राज्य की बहुत सुधर गई है, बहुत अच्छी रैंक है। उसी दिन पुलिस मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बालू माफिया ने इतनी गोलियां दागी थीं कि पुलिस खोखे चुनते चुनते परेशान थी। कहने को तो बालू पर बैन है, लेकिन फिर भी बालू पर बलवा जारी है। गैंगवार सरेआम है। जाहिर सी बात है कि पुलिस अगर चाक चौबंद होती तो 4 लोगों को जान भी नहीं गंवानी पड़ती, लेकिन हकीकत तो ये है कि पुलिस चौकस नहीं बल्कि अपना चोला बचाने में लगी है। यकीन नहीं आता तो हाथ में नोटिस का कागज लेकर खड़े इन लोगों को देखिए। पुलिस का नोटिस मिलने के बाद सभी के हाथ पांव कांप रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि इस नोटिस में लिखा क्या है। नोटिस में बताया गया है कि ये उदंड प्रवृत्ति के हैं और आगामी नगर निकाय चुनाव जो है 2022 में, और इसके अलावा जो मुख्य पर्व मनाया जाना है, दीपावली है, दशहरा है, छठ है, तो ये अपराध करके शांति भंग कर सकते हैं और इससे विधि व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। शंकर पासवान जो पटना नगर निगम के कर्मचारी हैं, पवन पांडे कुरियर कंपनी में काम करते हैं, विनोद शर्मा ठेला चलाकर अपना पेट पालते हैं। ये वो लोग हैं जो शराबबंदी कानून के तहत शराब पीते कहीं कहीं पकड़े गए थे। इन सभी ने जुर्माने की राशि भी अदा कर दी और इन्हें मजिस्ट्रेट के आदेश पर छोड़ भी दिया गया था। लेकिन पटना पुलिस को लगता है कि ये त्योहारी सीजन और नगर निगम चुनाव के दौरान बिहार में शांति में खलल डाल सकते हैं। चीज का नोटिस मिला तो भैया तो हम भी नहीं जाने। नोटिस दिया अपने थाना से। किस धारा का दिया? सचिवालय थाना। कौन धारा लगा? 107। हाँ 107। थोड़ा सा हम ताड़ी भी पिए थे, हाँ पकड़ा गए थे, उसके कारण 107 धारा। इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। हम कुरियर कंपनी में ठेला चालक है, हम थके हुए थे, 1 गिलास हम दारू पी लिए कि हम आ रहे थे, नजर मिला के टोक गए, टोकला के टोकाइन हो गया, वो पकड़ के जिप्सी में बैठा लिए, फिर फाइन किए। फाइन गेला के बाद भी ये 4-5 महीना के बाद ये नोटिस आया है। ये नोटिस हमारे मालूम नहीं है कि किस धारा का नोटिस है। अब सवाल है कि शांति बहाल करने के नाम पर क्या पटना पुलिस खाना पूर्ति कर रही है? पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए। पटना पुलिस ने 30 लोगों को नोटिस थमाया है। सभी पर शराब पीने का आरोप है। सच ये है कि सभी ने जुर्माना भी भर दिया। मजिस्ट्रेट के आदेश पर सभी को छोड़ा गया था। आरोपियों का कोई क्राइम, उनकी हिस्ट्री भी नहीं है, तो फिर पुलिस ने 107 की धारा क्यों लगा दी? क्या पुलिस शांति बहाली के नाम पर खानापूर्ति कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। गुजरात से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और यह देश की तीसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है। इसके अधिकांश पुर्जे भारत में ही तैयार किए गए हैं। शुक्रवार का दिन गुजरात के लिए बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन गुजरात की राजधानी गांधीनगर से अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा होते हुए मुंबई जाएगी। यूं तो देश में 2 वंदे भारत ट्रेन पहले से चल रही है, लेकिन तीसरी वंदे भारत ट्रेन की खासियत कुछ अलग है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और ये अपने पुराने रूप से भी बेहतर है। नई वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा को सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इसमें ऑटोमेटिक फायर सेंसर की व्यवस्था की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसमें वाईफाई की सुविधा के साथ ऑन डिमांड कंटेंट की व्यवस्था है। गति, सुरक्षा और सर्विस इस नई नवेली सेमी हाई स्पीड ट्रेन की पहचान है।
चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में केवल 18 महीनों में इसे तैयार किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक चल सकती है। ये कुछ ही सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। गति और सुविधा के मामले में ये ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए बड़ी छलांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम मोदी गुजरात दौरे पर हैं। नवरात्र के मौके पर गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। और आपको बताएं कि पीएम मोदी पिछले कई साल से नवरात्र में उपवास रखते आ रहे हैं। ऐसे में जब वे अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं और नवरात्र के मौके पर पूरा गुजरात गरबा और मां की आराधना में लीन है, तो पीएम मोदी ने भी अपने कार्यक्रम में मां अंबा देवी की पूजा अर्चना को शामिल किया। प्रधानमंत्री का जो एक अटूट विश्वास है वो अर्चना की। अंबाजी मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ में से एक है और ये तस्वीरें उस विशेष पूजा अर्चना की जो प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले की। और ये तस्वीरें बताती हैं कि तमाम धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से प्रधानमंत्री अपनी उन तमाम आस्थाओं का एक तरीके से प्रदर्शन भी करते हुए मां के प्रति अपने एक श्रद्धा भाव को दर्शाते हुए, और ये दिखाता है किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो एक अटूट विश्वास है वो भगवान के प्रति, मां दुर्गा के प्रति लगातार रहा है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत भी रहते हैं और ऐसे में व्रत रहने के बावजूद भी लगातार तमाम कार्यक्रमों में शामिल होना, लोगों से मिलना, संवाद करना, बातचीत करना, विकास कार्यों को गति देना और इस प्रकार से आस्था के जो पड़ाव हैं वहां पर जाकर नतमस्तक होना, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री किस गति के साथ में, किस शक्ति के साथ में लगातार। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।